हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस लेक्चर से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हेमोपोएटिक सिस्टम। हेमोपोएटिक सिस्टम में हम ब्लड से रिलेटेड सारी बात करेंगे। ब्लड में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती है, ब्लड सेल्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इनका क्या फंक्शन है ना, और इनकी क्या फिजियोलॉजी है, और साथ में हम इनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर टॉपिक दिखाई दे रहा है हेमोपोएटिक सिस्टम। जैसे कि आप सभी जानते हैं हिम का मतलब क्या होता है। हिम का मतलब होता है ब्लड, और पोएटिक का मतलब क्या होता है। पोएटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो वह सिस्टम जो किसमें इन्वॉल्व होता है, विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, इज नोन एज हेमोपोएटिक सिस्टम। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लड जो है इसका ओरिजिन कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। कैसा होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है एम्ब्रायो जो होती है उसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जर्माइनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म लेयर होती है उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ब्लड एक तरह की कैसी टिश्यू है, ब्लड एक तरह की स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसी टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सी, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज आती है। एक तो क्या आता है, आपका ब्लड आता है, और दूसरा आपका क्या होता है, लिम्फ आता है। तो सबसे पहले तो हम हेमोपोएटिक सिस्टम में ब्लड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिम्फ को भी कवर करेंगे। ठीक है। और ब्लड जो होता है एक तरह का कैसा टिश्यू है, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को हम क्या बोलते हैं, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ब्लड को हम फाल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। अब फाल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। क्योंकि इसमें फाइबर्स जो होते हैं या फिब्रिनोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होती है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ब्लड एक तरह का ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं और फिब्रिनोजेंस जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसीलिए ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है। तो आज का लेक्चर एकदम इसी तरह से बेसिक लेक्चर होने वाला है, और आज मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा उसमें से मैक्सिमम चीजें आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है, मेरे को तो बेसिक से जाना है। ठीक है, इसलिए मैं आज का लेक्चर इसे बेसिक लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं पूरा इंट्रोड्यूस कराऊंगा ब्लड से। हम देखेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, साथ में हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, साथ में हम यहाँ पर ब्लड के फंक्शंस को देख लेंगे। तो आज का लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर होने वाला है, इसलिए आज के लेक्चर की स्पीड थोड़ी क्या रहेगी, हाई रहेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हेमोपोएटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना। और मैं आपको बता दूं, आप मेरा हेमोपोएटिक सिस्टम देखना, तो उसके बाद आप मेरे को ये बोलेंगे कि सर आप रोज एक लेक्चर फिजियोलॉजी का ले लीजिए, क्योंकि मेरा है ना फेवरेट पार्ट है, मतलब पार्ट नहीं बोल सकता हूँ, मेरा जो फिजियोलॉजी पूरा फिजियोलॉजी मेरा क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप यही बोलेंगे कि सर आप रोज एक फिजियोलॉजी का लेक्चर ले लीजिए। ठीक है, और मैं ऐसा प्लान भी करूंगा कि जल्दी आपका फिजियोलॉजी का पहले कर दूं, मतलब क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है ये वाला, है ना। चलिए, तो देखिए आज का लेक्चर एकदम बेसिक है ना, जिसमें आपको ऑलरेडी कुछ चीजें पता है। लेकिन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में जब मैं हेमोपोएटिस पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद एक बार मेरे को बताना जरूर कैसा आपको लेक्चर लगा है। आज ही के दिन आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा, आज रात को 10 बजे तक वो लेक्चर मिल जाएगा। और हाँ, कई लोग बोल रहे थे कि शरीर क्रिया कब स्टार्ट होगा, है ना, क्रिया शरीर, तो उसको भी मैं, जो आयुर्वेदिक वाला पोर्शन है, तो उसको भी मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा। मतलब आज आपको एक और हेमोपोएटिस का मिलेगा और एक क्रिया शरीर का लेक्चर मिलेगा, और पक्का आज तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिले नहीं करूंगा, और अब सारी चीजें टाइम से होगी ही, मतलब तो आज तो आपको 2 लेक्चर पक्का मिलना है। अभी मैं ये लेक्चर आपको अपलोड कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, हेमोपोएटिस का एक और लेक्चर अपलोड करूंगा, उसके बाद क्रिया शरीर का जो शारीर वाला टॉपिक है वो लेक्चर अपलोड करूंगा। तो आज हमारा जो क्रिया शरीर का, मॉडर्न की बात कर लो, आयुर्वेदिक की बात कर लो, दोनों स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है। इट कंप्राइजेस
इंटरसेलुलर लिक्विड्स कॉल्ड प्लाज्मा, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और साथ में यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट जिसकी बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम आगे देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड में डिटेल में कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर मैं सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड की बात करूँ, कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट, जैसे कि बात करते हैं ब्लड के क्या क्या सिनोनियम होते हैं, तो ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। क्यों फ्लूइड ऑफ लाइफ इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जैसे कि बात करते हैं ये एल्वेलाई से ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाता है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और कहां पर लाता है, वापस लंग्स पर लाता है। तो इस तरह से इसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोल देते हैं। इसलिए हम दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ या फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोल देते हैं। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्या बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं जो कि कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होकर कहां पे आते हैं, ब्लड में आते हैं। तो ब्लड से ही ये जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसीलिए ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोल देते हैं। अब साथ में क्या करता है, ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोल देते हैं। फ्लूइड ऑफ हेल्थ, तो हमारा जो ब्लड होता है इसमें डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू अवर बॉडी। और साथ में अगर मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर कर दिया, तो डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर किया तो ये जो मोनोसाइट्स होती है ना, और न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फेगोसाइट कर देते हैं, मतलब इंगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी बात करते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ब्लड को हम क्या बोल देते हैं, फ्लूइड फॉर हेल्थ भी बोल देते हैं। तो इसके क्या क्या सिनोनियम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा फ्लूइड ऑफ लाइफ, दूसरा हो जाएगा फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ, ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्लड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी ब्लड की प्रॉपर्टीज पता है। जैसे कि बात करते हैं कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और अगर मैं आर्टरीज की बात करूं तो आर्टरीज में इसका कलर कैसा होता है, स्कारलेट रेड होता है। क्यों, क्योंकि आर्टरीज जो होती है क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्योंकि वेन्स जो होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जहां पर आपको कलर कैसा दिखाई देता है, पर्पल कलर दिखाई देता है। उसके बाद अगर मैं एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो मेल में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 5 लीटर होता है। और फीमेल में कितना होता है, 4.5 लीटर होता है। अगर मैं परसेंट के हिसाब से बात करूं तो आपकी बॉडी का जितना भी वेट है ना, आपकी बॉडी का जो भी वेट है उसमें से 8% वेट जो होता है, 8% वेट जो होता है वो किस कारण होता है, वो ब्लड के कारण होता है। किस कारण होता है, वो ब्लड के कारण होता है। अगर मैं ब्लड की पीएच की बात करूं तो 7.4 इसका क्या होता है, पीएच होता है, जो कि क्या होता है, साइक्लिक एल्केलाइन होता है। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। जैसे की बात करते हैं हम प्योर वाटर को ले सकते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 1.052 टू 1.063। ये क्या होती है, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद अगर मैं विस्कोसिटी की बात करूं तो आपका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है एज कम्पेयर टू द वाटर। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस टू फ्लो, है ना, रेसिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो होने में जो चीज क्या करती है, रेसिस्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब गाढ़ापन, आपका ब्लड जो होता है क्या होता है, पानी से 5 टाइम्स ज्यादा क्या होता है, गाढ़ा होता है। अगर आप क्या करोगे, ब्लड और पानी को साथ में बहाओगे तो आपका पानी जो है वो 5 टाइम्स आगे निकल जाएगा एज कम्पेयर टू ब्लड। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ब्लड में क्या होता है, ज्यादा होता है। फ्लो होने का जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्लड में ज्यादा होता है, जिस कारण आपका वाटर क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स आगे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, 5 टाइम्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये एकदम जनरल बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर की स्पीड को थोड़ी हाई रख रहा हूँ, ठीक। चलिए अब नोट यहाँ पर देखिए, ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, जिसके मैंने आपको बता दिया है। मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लिवर और लिम्फाइड ऑर्गन्स पे प्रोड्यूस होता है। और फाइबर्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सेल्स ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। अब क्यों नहीं होता है पावर ऑफ डिवीजन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कुछ सेल ऑर्गेनिल मेनली अगर बात करें तो सेंट्रोल्स वो क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इस कारण क्या होता है, ब्लड सेल्स जो होती है उसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है, मतलब ये खुद से डिवाइड नहीं होती है। इनका फॉर्मेशन जरूर होता है कहाँ पर, लिवर में और या लिम्फोइड ऑर्गन में, लेकिन ये खुद से डिवाइड कर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और जो सेंट्रोल्स होते हैं
मतलब सेंट्रल या फिर जो लिम्फोइड और क्या बोल सकते हैं अपन, सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिस कारण क्या होता है इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए अब ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 5 मार्क्स में कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। और एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो कि फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक थोड़े क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए मैं क्या बना के लाया हूँ, एक चार्ट बना के लाया हूँ। तो इस चार्ट को ही आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे, तो आपको क्या आ जाएगा 5 नंबर में। अगर मान लो क्वेश्चन आता भी है तो आप इस चार्ट को बना के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि रटने की तो जरूरत है ही नहीं, मैं आपको ऐसा करा दूंगा ना कंटेस्ट कि आपके दिमाग में छप जाएगा कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करें हम। देखिए अगर मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करूं तो इसको हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस चैप्टर को कहानी के रूप में देखेंगे। हम क्या करेंगे, कहानी के रूप में देखेंगे। तो चलिए आप और मैं, हम किधर कहाँ जाते हैं, हम किधर घूमने जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा समझ लो कि हम किधर घूमने जा रहे हैं, और आपको पता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मैप तैयार करते हैं कि जहां पर हम घूमने जा रहे हैं वहां पर क्या क्या चीजें हैं घूमने लायक, है ना। तो वैसे ही आप जगह को क्या बोल लो, ब्लड बोल लो, मतलब जहां पर हम घूमने जा रहे हैं वो क्या है, ब्लड है। तो हम क्या करेंगे अभी ब्लड का एक मैप तैयार कर लेंगे कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, ताकि हमको क्या हो, सहूलियत हो कि हम वहां पर जाए तो हमको कहाँ पर जाना है वो हमको ऑलरेडी पता हो, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक मैप तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमको कहाँ पर जाना है, ब्लड में जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक मैप तैयार करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं ब्लड की बात करूं, है ना, तो ब्लड में हम जैसे कि हमने प्लान किया हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लड में घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे कि हमको कहाँ जाना है। तो उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक बार हमारा मैप तैयार हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक चीज को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्लड में एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं, ब्लड में इंटर करते हैं, है ना। ब्लड में जैसे हम इंटर करते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, हमको 2 पार्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमको 2 पार्ट दिखाई देते हैं। एक तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, सॉलिड पार्ट दिखाई देता है, और दूसरा आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, लिक्विड पार्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, लिक्विड पार्ट। तो आप जैसे इंटर करेंगे तो आपका किससे सामना होगा, लिक्विड पार्ट से सामना होगा। और आप देखेंगे कि लिक्विड पार्ट में बीच में आपको कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या हो जाएगा, आरबीसी आ जाएगी, WBC आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लेटलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप इंटर किए तो आपका ब्लड में सबसे पहले किससे सामना हुआ, लिक्विड से सामना हुआ। आप वहां पर देख रहे हैं इधर उधर, तो आपको वहां पर कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। जिसमें क्या हो जाएगा, आरबीसी आ जाएगा, WBC आ जाएगी, और क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिक्विड पार्ट की बात करूं तो लिक्विड पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, जो कि कितना होता है, 55% होता है ना। तो 55% क्या हो गया, प्लाज्मा, जो कि क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है। बाकी 45% जो होता है, क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना होता है, 45% होता है। ठीक है, तो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कितना हो गया, 55%। सॉलिड पार्ट इसमें क्या आ जाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो कि कितने होते हैं, 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। ठीक, तो देखिए इतना आ गया। हम जैसे ब्लड में इंटर किए तो आपको वहां पर लिक्विड दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसा होता है, पेल येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। क्या होता है, पेल येलोइश कलर का फ्लूइड होता है ब्लड में, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा में ही आपको कुछ सॉलिड पार्ट दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि कितना होता है, 45% होता है ब्लड का, जिसमें आरबीसी आ जाएगी, WBC आ जाएगी, और क्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम प्लाज्मा को एक्सप्लोर करते हैं। जब आप क्या करते हो, प्लाज्मा को देखते हो तो प्लाज्मा में भी आपको क्या दिखाई देता है, प्लाज्मा में आपको क्या दिखाई देता है, वाटर दिखाई देता है। कितना, 90 से 92% वाटर दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको सॉलिड पार्ट भी दिखाई देता है। सॉलिड पार्ट की बात करते हैं कितना होता है ये, 7 से 8% होता है। और
इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक पार्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे क्या हो जाएंगे यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या आ जाएगा, 7% यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 7% यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा प्रोटीन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे यहाँ पर, प्लाज्मा प्रोटीन आ जाएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन हो गया, जैसे कि है ना, क्या आ जाएगा इसमें, एल्ब्यूमिन हो गया, इसमें ग्लोब्यूलिन हो गया, इसमें फिब्रिनोजन आ गए, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और 1% क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 1% जिसकी बात करते हैं, इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, है ना, ग्लूकोज आ जाएगा, फैट आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, 1% पार्ट होता है इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस आ जाएंगे। जिसकी बात करते हैं, सोडियम आयंस हो गया, पोटेशियम आयंस हो गए, है ना, मैग्नीशियम आयन हो गया, ठीक है, क्लोराइड आयंस हो गए। तो ये सब आयंस किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमको ब्लड में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो क्या देख लिया हमने, जैसे हम क्या करते हैं, ब्लड में इंटर करते हैं तो आपको लिक्विड पार्ट दिखाई देता है और सॉलिड पार्ट दिखाई देता है। लिक्विड पार्ट की बात करते हैं तो प्लाज्मा जो कि कितना होता है, 55% होता है। और सॉलिड पार्ट की बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि कितना होता है, 45% होता है, ठीक है। प्लाज्मा 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। अब हम लिक्विड पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें हमको 90 से 92% वाटर दिखाई देता है। और फिर बाकी 7 से 8% जो होता है, इसमें हमको क्या दिखाई देता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई देते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या हो जाएगा, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं, एल्ब्यूमिन आ जाएगा, ग्लोबुलिन हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा और फिब्रिनोजन हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, 1% ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ये भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो मैग्नीशियम आयन, है ना, मैग्नीशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। तो जितने भी आयन्स होते हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपको क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको वो चार्ट बता देता हूँ जो मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ। तो देखिए आप, मैंने आपको क्या बोला, ब्लड में आपको लिक्विड पार्ट दिखाई देता है और सॉलिड पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। और लिक्विड पार्ट की बात करते हैं तो प्लाज्मा कितना, 55%। प्लाज्मा क्या होता है, पेल येलो कलर का क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसमें 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। और 8 से 10% इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 8 से 10% में सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करता हूँ तो इसमें 7% प्लाज्मा प्रोटीन और अदर्स की बात करते हैं तो 1%, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा। और अदर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फैट्स आ जाएंगे, फॉस्फोलिपिड्स हो जाएंगे, है ना, नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजनस सब्सटेंस हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आ जाएंगे, यहाँ पर सोडियम आयंस हो गया, मैग्नीशियम आयंस हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए और पोटेशियम आयंस हो गए। ये सब चीज़ें यहाँ पर एक्सेट्रा सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपको क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये 5 नंबर में आ सकता है ना। तो यही चार्ट आप बनाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉलिड पार्ट में ब्लड सेल्स 45%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। देखो तभी हमने पूरा क्या देख लिया, कंपोजिशन देख लिया कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। अब हम क्या करेंगे, अभी तो मैं फंक्शन बता देता हूँ ब्लड का, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने आपको बोला ना, इस चैप्टर को हमको कहानी के रूप में देखना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, ब्लड में जा रहे हैं, है ना। तो ब्लड में हम सबसे पहली जगह पर जाएंगे वो है आरबीसी, फिर हम डब्ल्यूबीसी में जाएंगे, फिर हम प्लेटलेट्स में जाएंगे। उसके बाद हम प्लाज्मा को एक्सप्लोर करेंगे, प्लाज्मा में हम फिर इसके प्लाज्मा प्रोटीन को एक्सप्लोर करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को घूमते घूमते पूरा कवर कर लेंगे, है ना। एकदम मजेदार टॉपिक रहने वाले हैं आगे के और मजा आ जाएगा। अगला लेक्चर तो आपको हेमोपोइएसिस का आएगा और कसम से बोल रहा हूँ बढ़िया, मतलब आपको फिजियोलॉजी में ना इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब
इतने अच्छे से मैं आपको कराने वाला हूँ बाकी के टॉपिक्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। तो आपको ऑलरेडी ब्लड के फंक्शंस पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बतला देता हूँ, क्योंकि देखो अगर मान लो क्वेश्चन आ सकता है फंक्शंस ऑफ ब्लड बताइए, कंपोजिशन और फंक्शन साथ में भी आ सकता है, या अलग से भी फंक्शन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन कैसे लिखना है वो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो देखिए, पहला फंक्शन क्या होता है, न्यूट्रिटिव फंक्शंस होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं और कहाँ पर आते हैं, ब्लड में आते हैं। फिर ब्लड जो होता है वो क्या करता है, ये सारे एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, इसकी बात करते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन डिराइव फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड्स या डाइजेस्टेड फूड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट एंड कैरिड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है। जैसे कि एल्वेलाई से क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाती है, टिश्यू में जाती है। फिर टिश्यू से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ब्लड के थ्रू वापस कहाँ पर, लंग्स, और लंग्स से फिर वापस कहाँ पर, एक्सटर्नल एटमोस्फेयर में आ जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई ऑफ लंग्स टू द डिफरेंट टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई, ठीक। उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, तो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ पर पहुंचाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरफ पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि बात करते हैं किडनी हो गया, स्किन हो गया, है ना, और फिर तो ये सारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर ब्लड के थ्रू जितने भी वेस्ट जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर इन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू क्या हो जाता है, इन सारे वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रिमूव्ड बाय ब्लड एंड कैरिड टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे की बात करते हैं किडनी हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस की बात करते हैं। तो दिस हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस, है ना, क्या बोल सकते हैं अपन, होम्योस्टेसिस में भी हमारा जो ब्लड होता है क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, है ना, तो हमारे ब्लड जो होता है उसका हम क्या बोलते हैं, गुड बफर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस का काम करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो बफर की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए हमारे ब्लड को हम क्या बोलते हैं, गुड बफर भी बोलते हैं। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो भाई ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब कैसे करता है ये हम क्या देखेंगे, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। Because of its high specific heat, blood is responsible for maintaining the thermoregulatory mechanism in the body. उसके बाद डिफेंसिव फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारी ब्लड में WBC प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो यहाँ पर मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो इंगल्फिंग का काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, साथ में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं किसके अगेंस्ट, किसी भी इन्फेक्शन एजेंट्स के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हैं ब्लड सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी, व्हाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, तो हार्मोन्स जो हो गया और एंजाइम्स हो गया, इनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू ही होता है। तो हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनका सिक्रेशन डायरेक्टली किसमें होता है, ब्लड में होता है। तो ये जो हार्मोन्स होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। साथ में एंजाइम्स का भी ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है। तो द ब्लड ट्रांसपोर्ट दिस हार्मोन्स टू देयर टारगेट ऑर्गन्स, ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स। उसके बाद स्टोरेज फंक्शंस की बात करते हैं। तो ब्लड एक्ट एज स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जिसकी बात करते हैं ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, वाटर, विच आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय टिश्यू एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द स्टार्वेशन और ड्यूरिंग लॉस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो स्टोरेज का भी फंक्शन होता है ब्लड का, एकदम जनरल चीज है जो कि आपको पता है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इस तरह से 8 से 9 ब्लड के फंक्शन होते हैं। हमने यहाँ पर कंपोजिशन को देख लिया है और हमने यहाँ पर ब्लड की प्रॉपर्टीज देख लिया है। अब देखो ब्लड की जो प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ से अक्सर एमसीक्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ब्लड की, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद ब्लड का पीएच कितना होता है ना, यहाँ से बन जाएगा। एवरेज वॉल्यूम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन को तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना, ये तो बेस है भाई, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ब्लड के फंक्शन जो कि आपको ऑलरेडी पता है। तो एक बार आप जो मैं कंटेंट लाया उसको पढ़ लोगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एक परफेक्ट कंटेंट लिखने के लिए होगा, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो फंक्शंस भी मैं एक अच्छा कंटेंट आपको दे देता हूँ। चलिए, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। आज हमारी फिजियोलॉजी की फर्स्ट क्लास थी। अब
इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर लेक्चर जो है उसको थोड़ा बेसिक रखा है। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हीमोपोइसिस पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।